रिसर्च एकेडमी। हमारा आज का सेशन है कोल इंडिया के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देना। आप देख सकते हो यहाँ पे जो थंबनेल था उसमें दिखाया गया है कि कोल इंडिया का अभी का करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 148 और कई ब्रोकिंग फर्म्स ने इसका हाई टारगेट्स दिया है। एक ब्रोकिंग फर्म ने तो इसका टारगेट 234 तक रख दिया है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये कंपनी डिविडेंड भी काफ़ी अच्छा खासा देती है और ये गवर्नमेंट कंपनी है तो कभी डूबने का चांस नहीं है। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको अच्छे लगते हैं लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके उतना। एंड एवरी संडे मेरे कुछ स्पेशल वीडियोस होंगे जिसमें मैं एजुकेशनल पर्पस के लिए आपको बताते रहूँगा कि इन्वेस्टमेंट किस में करना चाहिए, कब करना चाहिए, कौन सा सेक्टर्स किस पर्पस के लिए है, करंट न्यूज़ के हिसाब से, आगे फ्यूचर्स के हिसाब से कौन सा शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए सही होगा। तो इसके लिए सिर्फ ये जानना इम्पोर्टेंट नहीं है कि कौन सा शेयर परचेज़ करना चाहिए, क्यों परचेज़ करना चाहिए, कब परचेज़ करना चाहिए, क्या रीज़न है, ये भी जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ऐसे वीडियोज़ मेरे संडेज़ को आते रहेंगे, तो संडेज़ को देखने के लिए या करंट न्यूज़ जो अपडेट्स मैं देते रहता हूँ नॉर्मल डे वाइज़, उनको देखने के लिए आप मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोल इंडिया, आप देख सकते हो यहाँ पे मार्केट प्राइस जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 91,486 करोड़ है। इसका मतलब ये लार्ज कैप कैटेगरी की कंपनी है और लार्ज कैप के लिए कंडीशन होती है 20,000 करोड़ मिनिमम की, और ये तो काफ़ी ऊपर है। मतलब लार्ज कैप से ये कम नीचे तो आने वाला ही नहीं है। करंट मार्केट प्राइस 148 चल रही है और इनका एनुअल हाई 165 तक जा चुका है और लो 110 तक जा चुका है, काफ़ी करीब है। इनका पी रेशियो जो चल रहा है, स्टॉक पी रेशियो 7.20, यानी 7 गुना जितना कंपनी कमा रही है उससे 7 गुना ज़्यादा इनका मार्केट प्राइस है। भाई ये अच्छा या बुरा ये कैसे पता चलेगा? तो इनके जो सेक्टर है, बाकी के कॉम्पिटिटर्स हैं, हमें उनका भी पी रेशियो चेक करना चाहिए। तो आप देख सकते हो यहाँ पे सेक्टर पी रेशियो 26.2 टाइम्स है, यानी इनके कॉम्पिटिटर्स का जो पी रेशियो है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो कोल इंडिया है वो अभी भी बहुत ही ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, यानी आप अभी भी इनको पकड़ सकते हो। इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 46.1% है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। इनकी बुक वैल्यू 59.30 है। डिविडेंड यील्ड 8.42%। डिविडेंड यील्ड का मतलब होता है कि आप कोल इंडिया में जितना पैसा लगाओगे उसका आपको 8.42% कंपनी डिविडेंड के तौर पे देती है। इतना ही पैसा अगर आप बैंक में एफडी की तरह रखोगे तो 6 टू 7% आपको मिलेगा। तो काफ़ी अट्रैक्टिव डिविडेंड का रेट है। आप बैंक के एफडी से तो काफ़ी अच्छा कमा ही सकते हो। इतना ही नहीं, अगर आप फ्यूचर में मार्केट प्राइस बढ़ गई तो उसका भी एडवांटेज आपको मिल सकता है। कंपनी के अर्निंग पर शेयर 20.6, यानी एक शेयर पे 20 रुपया 60 पैसे का अर्निंग्स है। वेरी गुड। कंपनी का डेट्स, अब कंपनी की अगर एसेट्स या प्रॉपर्टीज को देखा जाए तो 5,875 करोड़ का जो लोन है ये भी कंपनी के लिए ऑलमोस्ट बहुत ही कम होता है, बट स्टिल अगर डेट है तो नो डाउट थोड़ा रिस्क है। बट गवर्नमेंट कंपनी है तो डूबने का कोई चांस नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। सेल्स ग्रोथ आप देख सकते हो माइनस में चल रहा है। अब यहाँ पे काफ़ी कुछ दिक्कतें हैं। कोल इंडिया जो है वो बेसिकली कोल माइनिंग्स में है, जिनके मेजर जो कस्टमर्स है वो पावर और सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स एंड स्टील्स है। आप देख सकते हो ये काफ़ी सालों से ये स्ट्रगलिंग सेक्टर्स में चल रहा है। हाँ, हालाँकि जो 2020-21 का साल चल रहा है, दौर चल रहा है, इसमें हम देख रहे हैं कि गवर्नमेंट का जो पुशअप चल रहा है, ये पावर सेक्टर्स को और ग्रीन एनर्जीज़ को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किए जा रहा है। तो हो सकता है कहीं न कहीं कोल इंडिया को इसका बेनिफिट मिले, क्योंकि कोल इंडिया के कस्टमर्स भी क कहीं न कहीं पावर सेक्टर्स है। आगे बढ़ते हैं। इनका अर्निंग यील्ड जो है वो 23.30% है, काफ़ी अट्रैक्टिव है। इतना अर्निंग आपको शायद और कहीं दिखेगा नहीं अब नॉर्मल सिचुएशन में। इनकी इक्विटी कैपिटल है 6,163 करोड़ और इनके पास रिजर्व है 30,355। देखो कितने ज़्यादा रिजर्व है, काफ़ी तगड़ी। अगर इनके आप बैलेंस शीट देखोगे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट दिखेगी, 5 स्टार वाली बैलेंस शीट दिखेगी। आगे बढ़ते हैं। इनका टेक्निकल चार्ट्स पैटर्न देख लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम का ये चार्ट्स लगा के रखा है। इनका जो
हाईएस्ट पीक भी था वो यहाँ पे अराउंड 440 तक जा चुका था और आज ये बिकॉज़ ऑफ स्ट्रगलिंग सेक्टर्स में चल रहा था, डाउन, डाउन, डाउन और आप देख सकते हो 2020 से ये थोड़ा-सा इम्प्रूवमेंट दिखाना शुरू किया था, क्योंकि गवर्नमेंट पावर सेक्टर्स पे, ग्रीन एनर्जीज़ पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दे रही है, तो कहीं न कहीं अब लग रहा है कि कोल इंडिया के दिन बदलने वाले हैं। चलो इनके देख लेते हैं प्रोस एंड कॉन्स भी देख लेते हैं यानी बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस भी देख लेते हैं। स्टॉक्स इज प्रोवाइडिंग अ गुड डिविडेंड यील्ड, सबसे अट्रैक्टिव 8.42%, काफी अट्रैक्टिव डिविडेंड का रेट है। कंपनी हैज अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी, आप देख सकते हो आप यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है 46.10% दिया था, काफी अट्रैक्टिव रेट था। देन कंपनी हैज बीन मेंटेनिंग हेल्दी डिविडेंड पे आउट, यानी कंपनी जितना अर्न करती है उसमें से 56.04% डिविडेंड की तरह बांट देती है, बाकी का अराउंड 46% अपने पास रिजर्व की तरह रख देती है। इनके डिसएडवांटेज ये है कि द कंपनी हैज डिलीवर्ड पुअर सेल्स ग्रोथ, बहुत ही सेल्स ग्रोथ बहुत ही कम दिखाई देता है क्योंकि पावर सेक्टर स्ट्रगलिंग सेक्टर है। कोल इंडिया में ही नहीं बाकी की कंपनियों में भी ऐसा ही आपको सिचुएशंस दिखाई देगा, बट अभी इनके दिन बदल रहे हैं ऐसा लग रहा है। Debtors they have increased from 51.48 to 79.56 days, यानी ये अपने कस्टमर्स से जल्दी कलेक्शन नहीं करते हैं। पहले 51 डेज में कलेक्शन हो जाता था, अभी 79.56 डेज में कलेक्शन हो रहा है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे ब्रोकिंग फर्म्स ने इनके टारगेट्स हाई क्यों दिए हैं, क्योंकि अभी कंपनी की पॉलिसीज चेंज हो रही है। कंपनी ये जो नंबर ऑफ डेज है कस्टमर से कलेक्शंस करने के वो कम करती जा रही है, यानी 51 हो सकता है 51 से 40 भी कर रही है। यानी जब आप अपने कस्टमर से जल्दी कलेक्ट करोगे तो डेफिनेटली वही पैसा रिसाइकल होके आपके बिजनेस में फिर से ऑपरेटिंग साइकिल जो है वो फास्ट दौड़ेगा। तो यही तो एक एक छोटा सा रीजन है कि क्यों ब्रोकिंग फर्म्स ने इसके टारगेट्स थोड़े से हाई लगाए होंगे, क्योंकि अगर आप कस्टमर से जल्दी पैसे कलेक्ट करोगे तो ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ जाएगी, ऑपरेटिंग साइकिल बढ़ जाएगी तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी डेफिनेटली बढ़ जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग्स आप देख सकते हो डिक्रीज हुई है, ये इनका डिसएडवांटेज है 12.42% पिछले साल में। लेकिन कोई डरने की बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आज भी प्रमोटर होल्डिंग अभी भी स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे ही दिखाई दे रही है 66.1%, जो कि काफी अच्छा है। अभी भी ये स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे ही दिखाई दे रही है। आगे बढ़ते हैं कंपनी के कैश फ्लोज की तरफ देखते हैं। तो कंपनी का कैश फ्लोज जब 2010 से अगर हम देखते हैं 10,596, और ये कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, कभी बढ़ रहा है कभी कम हो रहा है, और आज देख सकते हो 10,560, अगर पिछले साल को कंपेयर करते हैं तो काफी अच्छा मूवमेंट दिखाई देगा आपको। यानी कंपनी है अभी चल रही है और अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर रही है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कंपनी 339 करोड़ का पॉजिटिव कैश इनफ्लो, यानी कंपनी ने हो सकता है अपने कुछ एसेट्स जो यूज नहीं होते होंगे उनको बेच के कंपनी ने थोड़ा इतना रेवेन्यू जनरेट किया है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पे। एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पे आप देख सकते हो कंपनी का जो लोन है, डेफिनेटली फाइनेंसिंग यानी कि लोन पे आउट में कंपनी ने 8,455 करोड़ दे चुके हैं, यानी कंपनी हो सकता है धीरे-धीरे अपने लोन्स भी क्लियर करते जा रही है। तो हो सकता है एक दिन ऐसा आएगा कि कंपनी के पास डेट भी ऑलमोस्ट निल होगा। तो सोच सकते हो जितना भी कंपनी कमाएगी वो सारा का सारा इक्विटी शेयर होल्डर्स का ही होगा। अब रेशियोज की बात कर लेते हैं। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2010 से डेटा यहाँ पे निकाला हुआ है, आप देख सकते हो 2010 में 57% था, 53, देन 55 कंसिस्टेंटली रहा है, देन 58 50s की रेंज में रहा है मान। 2020 में 73% तक ये जा चुका था और बीच में कोविड सिचुएशन की वजह से ये थोड़ा सा डाउन हो गया। आप देख सकते हो कि अगर ये कोविड हट भी जाएगा तो अराउंड 50 से तो ऊपर ही जाने वाला है अब, यानी कंपनी के सच में दिन बदलने वाले हैं। डेटर्स डेज आप देख सकते हो 80 तक पहुंच चुका है। अब कंपनी प्लान कर रही है कि डेटर्स कलेक्शन पीरियड जो है वो धीरे धीरे हम रिड्यूस करते जाएंगे, तो कंपनी का जो कैश कलेक्शन है वो जल्दी होगा, तो कंपनी के पास कैश जल्दी आएगा तो ऑपरेटिंग साइकिल जल्दी फास्ट भागेगा और जिससे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होगा। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की अगर बात करते हैं तो आप देख सकते हो कभी इंक्रीज है कभी डिक्रीज है, लेकिन अभी अगर ये 2020 से कंपेयर किया जाए तो ये काफी अट्रैक्टिव है। 1.03 टाइम्स इनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है, काफी अट्रैक्टिव इनके रेशियोज दिख रहे हैं, यानी ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो फाइन, नहीं तो 4 स्टार्स, तो 4 स्टार वाली बैलेंस शीट तो है ही डेफिनेटली। अब यहाँ पे टारगेट्स किस किस ने दिया है, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कोल इंडिया
पे टारगेट दिया है 234 का। देखो ये जो टारगेट प्राइस होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि आज आपने बाय किया और 1 हफ्ते में या 1 महीने में बढ़ जाएँगे। इनके जो टारगेट्स होते हैं ब्रोकिंग फर्म्स के, एक्सपर्ट्स के, ये एन्युअली होते हैं। यानी आज इनकी मार्केट प्राइस जो है वो जो भी है उनसे ये टारगेट होते हैं 1 साल का। यानी साल में एन्युअली इनके टारगेट्स होने वाले हैं 234। और मोतीलाल ओसवाल की अगर बात करते हैं तो उनके टारगेट्स है कोल इंडिया की तरफ 193 रुपीज़। तो ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। अगर 193 और 234 का अगर हम बीच का लेवल भी निकालते तो अराउंड 200 तो आ ही जाएगा। और ये 200 ही तो एनुअली की बात है। और आगे कितना जा सकता है, आप थोड़ा-सा एक्सपेक्टेशंस अपने हिसाब से भी लगा दीजिए। अब देखिए ये जो जितना भी ये स्टडीज़ है, ये कैलकुलेशंस है, ये हमारे अपने व्यूज़ हैं। अगर आपको कहीं इन्वेस्टमेंट करना भी है कोल इंडिया या ऐसी कोई भी कंपनीज़ में, तो अपना खुद का पर्सनल रिसर्च भी कीजिए। मेरे जैसे बहुत सारे लोग आपको यूट्यूब पे मिल जाएँगे, कंपनीज़ का नाम दिया, टारगेट प्राइस दिया और आपने खरीद लिया। पर एक बार आप खुद भी अपना रिसर्च कीजिए। अगर कोई आपको 100% 1000% कन्फर्मेशन भी देता है कि भाई टारगेट प्राइस होने ही वाला है, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ आप कहीं भी अपना घर बेच के या गोल्ड बेच के इन्वेस्टमेंट मत करना या लोन लेके इन्वेस्टमेंट मत करना। स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की होता है, ये बात जान लेना। और कोई भी डिसीजन लेना है, खुद का रिसर्च कीजिए। अगर आपको नहीं आता है, अपने एक्सपर्ट्स, फाइनेंशियल एडवाइज़र या जहाँ पे आपका डीमैट है, उनकी आप एडवाइस ले सकते हो, राय ले सकते हो, अगर आपको उन पे ट्रस्ट है तो। और अगर आपको मेरा चैनल्स या मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे ऐसे ही दमदार वीडियोज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।